Hello and welcome everybody to solid state physics lecture series. आइंस्टाइन्स थ्योरी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, और इस तरह की इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई थी और उसकी हेल्प से हमने जो लैटिस है उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी। और वो इक्वेशन कुछ इस तरह की थी, क्योंकि मैंने ये जो एटम्स हैं लैटिस के उसको 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया हुआ है, और एक छोटा सा जम्पशन और उसके साथ साथ किया था कि इन जो n 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं इनको मैं 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकता हूँ। तो किसी जितने ऑसिलेटर्स वहाँ हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले कि जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है ना, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एन इज एनी क्वांटम नंबर और एनी इंटीजर विच कैन हैव वैल्यू 1 2 3 एज एक्स्ट्रा। ओके, और ये सब कुछ जो इक्वेशन हमें मिली थी ये आइंस्टाइन्स जो थ्योरी का अजम्पशंस थे उनके बेस पे हमने कंसीडर की थी, उनके बेस पे हमने इस इक्वेशन तक हम पहुंचे। आइंस्टाइन थ्योरी ने अपने थ्योरी में आइंस्टाइन ने एक अजम्पशन जो सबसे अलग था, अगर मैं कम क्लासिकल थ्योरी से आइंस्टाइन थ्योरी की कंपैरिजन करूं तो वो था कि जो एनर्जी है इन 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वो कंटिन्यूअस एनर्जी ना होकर डिस्क्रीट एनर्जी है, और उस डिस्क्रीट एनर्जी को उन्होंने प्लांक्स हाइपोथेसिस या प्लांक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम के बेस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसी से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला को यूज करते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एक्चुअली ये एनर्जी एवरेज एनर्जी है। अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले इससे पहले वाला लेक्चर आप देखें, तभी जाकर ये बात आपको समझ में आने वाली है कि इक्वेशन नंबर 4 तक हम कैसे पहुंचे हैं। वो पूरा डिस्क्रिप्शन इससे पहले वाले लेक्चर में है, ठीक है। तो पहले वाला लेक्चर देखें, तब इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तब आपको थोरोली समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज एनर्जी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो 3n हार्मोनिक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हमने अज्यूम किए हैं उनकी एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, और उस एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस h क्रॉस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर kBt माइनस 1, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। ओके, अच्छा, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इस पूरे लैटिस का, इस पूरे क्रिस्टल का, इस पूरे सॉलिड का हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो टोटल एनर्जी क्या होगी, E इक्वल्स टू, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की या पूरे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उनकी एवरेज एनर्जी इतनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कितने हैं मेरे पास, 3n। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की मल्टीप्लाई एवरेज एनर्जी से करता हूँ, एक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए। तो टोटल एनर्जी आ गई, 3n से मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये टर्म क्या बनेगा, 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट, और जब 3n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3NH क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर kBt माइनस 1। इस तरह का इक्वेशन मेरे पास आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी आ गई तो क्लासिकल थ्योरी हम स्टडी करके आए हैं, और क्लासिकल थ्योरी में हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी होती है। जब हमें टोटल एनर्जी का पता लग जाता है तो हम आराम से फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करके हम उसका एवरेज जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हेंस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज Cv। आप इस बात से भी परिचित हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है Cv जिसे हम कह रहे हैं, ये सॉलिड के केस में आप इसे C कहें, आप इसे Cv कहें, आप इसे Cp कहें, वो सब एक जैसी रहती है। इस बात की एक्सप्लेनेशन भी हमें पीछे वाले लेक्चर्स में आपको दी गई है।
तो CV की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड की, सिंपली आप इसे हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो वो होगा डेल E ओवर डेल T, यानी ये मेरे पास E की वैल्यू हो और इस वैल्यू को मुझे डिफ्रेंशिएट करता है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू T, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने डेल बाई डेल T ऑफ दिस वैल्यू E 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस 3 NH क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नॉट KBT -1, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए कि इस टर्म में जो फर्स्ट टर्म है इसमें T का फंक्शन नहीं है, कहीं भी T नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो ये हो जाना है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये देखिए 3NH क्रॉस ओमेगा, तो जो न्यूमरेटर टर्म है यहाँ इसके साथ भी हमारे कोई T का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और डेल बाई डेल T होगा इस डिनोमिनेटर वाली टर्म का, यानी 1 बाई एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर KBT -1। इस टर्म का मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सो CV द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज 3NH क्रॉस ओमेगा नॉट, ये तो टर्म 0 हो गई तो इसको हम छोड़ देंगे, 3NH क्रॉस ओमेगा नॉट ये रहा। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम 12th में बहुत अच्छा कैलकुलस में स्टडी करके आते हैं कि किस तरह इस तरह के फंक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं, या किस तरह के, देखिए लेबनीज के 2 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, लेबनीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला एंड लेबनीज डिवाइडेशन फॉर्मूला। तो मैं डिवाइड वाला जो रूल है लेबनीज का उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेम डेल बाई डेल T ऑफ न्यूमरेटर टर्म माइनस न्यूमरेटर टर्म इज एज इट इज डेल बाई डेल T ऑफ डिनोमिनेटर टर्म। ये लेबनीज का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म का, फिर एक बार डिनोमिनेटर वाली टर्म को रखेंगे एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T न्यूमरेटर वाली टर्म का, और न्यूमरेटर वाली टर्म आप यहाँ देखिए 1 है। ठीक है, माइनस का साइन आएगा बाई फॉर्मूला, 1 एज इट इज, यानी जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो रही एज इट इज, और जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू T वो हुआ डिनोमिनेटर वाली टर्म का। ठीक है, अच्छा ये देखिए एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KBT, हियर इज KBT, H क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर KBT। ओके, तो KBT ये टर्म, लेकिन जब डेल बाई डेल T होगा 1 का और 1 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसकी वजह से ये भी टर्म हो जाएगी 0, तो ये रहा 0, ये रहा ये माइनस साइन। ओके, 1 इज एज इट इज, तो 1 ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और मुझे इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू T। ठीक है, और -1 भी है यहाँ। ओके, तो डेल बाई डेल T मैं पहले -1 का आपको बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। अब ये टर्म बचती है केवल मेरे पास, डिनोमिनेटर में केवल मेरे पास ये वाली टर्म बचती है। अब इस टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा इस टर्म का विद रेस्पेक्ट टू T, तो मेरे पास क्या टर्म बनने वाली है ये देखिए डेल बाई डेल T एक बार e टू द पावर x की तरह बिहेव करेगा, माना डेल बाई डेल x ऑफ e टू द पावर x, तो एक बार तो ये टर्म जो कि तू आएंगी, ये रही, ये माइनस साइन जो का तू है, ये टर्म जो कि तो, और फिर मैं जो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल में जो पावर लिखी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डेल बाई डेल T ऑफ करेंगे हम H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KBT, और डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, 3NH क्रॉस ओमेगा नॉट भी मेरे पास सेम है जो मल्टीप्लिकेशन में है ड्यू टू द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो CV की ये वाली वैल्यू मुझे आ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब मैं डेल बाई डेल T करता हूँ इस टर्म का, तो H क्रॉस ओमेगा नॉट और KB ये कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन होगा डेल बाई डेल T ऑफ 1 बाई T, यानी डेल बाई डेल x ऑफ 1 बाई x विच गिव्स यू -1 बाई x स्क्वायर। ओके, तो अगली टर्म में हम वही करने वाले हैं, H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB सेम रहेगा, और जो डिफरेंशिएशन होगा केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो 1 बाई T का होगा, तो 1 बाई T का होगा, तो 1 बाई T को हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं।
ठीक है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो 3NH क्रॉस ओमेगा नोट, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस है, अच्छा, माइनस एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT, ये टर्म सेम रही, और जब डिफ्रेंशिएशन करा तो देखिए 1 बाई माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, ये वाली जो टर्म है, डेल बाई डेल टी ऑफ टी। ओके, एक्चुअली ये स्मॉल टी नहीं होना चाहिए यहाँ, ये कैपिटल टी होना चाहिए यहाँ, नहीं तो इससे कंफ्यूजन और जनरेट होगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, ये नहीं तो इसका जो होगा ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये टर्म ऐसे लिख दी मैंने, अब ठीक है, डेल बाई डेल टी ऑफ 1 बाई टी विच गिव्स यू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस हुआ प्लस, 3NH क्रॉस ओमेगा नोट सेम, ये टर्म H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT, और टी स्क्वायर है तो KBT स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT, ये वाली टर्म, और डिनोमिनेटर में सेम एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इस टर्म में, देखिए H क्रॉस ओमेगा नोट, H क्रॉस ओमेगा नोट और बाई टी स्क्वायर, तो ये H क्रॉस ओमेगा नोट यानी H क्रॉस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, और नीचे टी का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में KB से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब यहाँ भी KB से मल्टीप्लाई होगी, जब ये यहाँ भी, तो जो न्यूमरेटर वाला KB है वो तो ये रहा, और जो डिनोमिनेटर वाला KB आएगा वो इस KB से मल्टीप्लाई करके इसको KB स्क्वायर कर देगा, तो ऊपर मेरे पास बनेगा H क्रॉस ओमेगा नोट होल स्क्वायर और नीचे बनेगा KBT का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ 3N, ये KB जिससे हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT होल स्क्वायर। मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, ये टर्म मेरे पास ये थी, आप ऊपर वाली टर्म को देखें तो H क्रॉस ओमेगा नोट होल स्क्वायर हुआ, H क्रॉस ओमेगा नोट होल स्क्वायर, नीचे T का स्क्वायर है, तो मुझे नीचे KB का स्क्वायर बनाना है, तो KB का स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें KB से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और KB से डिवाइड कर रहा हूँ। जो मल्टीप्लिकेशन वाला KB है वो यहाँ हुआ, मल्टीप्लाई ये रहा, और जो नीचे डिवाइड वाला KB था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो गया स्क्वायर। तो एक्चुअली ऊपर बना H क्रॉस ओमेगा नोट का स्क्वायर और नीचे बना KBT का स्क्वायर, तो इस दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। तो 3N सेम, KB आया मल्टीप्लिकेशन से, और H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT होल स्क्वायर ऐसे, और एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT ओवर H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT माइनस 1 होल स्क्वायर, ये टर्म रही एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो अब मुझे मिली है, ये इक्वेशन CV के इक्वल है, ये इक्वेशन CV के इक्वल है। और मुझे चूंकि जो क्लासिकल थ्योरी का ड्रॉबैक था वो था टेम्परेचर वेरिएशन स्पेसिफिक हीट के साथ, जो लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट को जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था क्लासिकल थ्योरी की उसको फॉलो नहीं करती। तो मुझे एक्चुअली जो CV का ग्राफ देखना है, CV का वेरिएशन देखना है, एक्चुअली वो T के साथ देखना है। ठीक है, तो T तो मुझे चाहिए। ओके, तो जो बची इस ब्रैकेट में, इस स्क्वायर में जो बची हुई क्वांटिटीज हैं H क्रॉस ओमेगा नोट और KB, इन तीनों क्वांटिटीज को, जो दो मल्टीप्लिकेशन में एक डिवाइडेशन में, ये H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KB, T को छोड़कर, ठीक है, T का वेरिएशन तो मुझे CV के साथ चाहिए। अगर मैंने TV को यहाँ कुछ कांस्टेंट अज्यूम कर लिया या कुछ फंक्शन अज्यूम कर लिया, फिर मैं CV का वेरिएशन कैसे देख पाऊंगा? तो एक्चुअली ये जो तीन क्वांटिटी बची हैं, ऊपर न्यूमरेटर में H क्रॉस और ओमेगा नोट और नीचे KB, इनका वेरिएशन मुझे देखना है। मैं इसको H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KB को एक क्वांटिटी एज्यूम करता हूँ थीटा E, जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। अब इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो
इसके बाद जो मेरे पास CV की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, मान लीजिए H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB को आप थीटा ई कह देते हैं, ठीक है। तो H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB को जब आप थीटा ई कहते हैं तो CV का जो वेरिएशन आएगा वो आएगा 3n KB, ये हुआ थीटा ई बाई टी, और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB को थीटा ई, तो थीटा ई बाई टी यहाँ आएगा और थीटा ई बाई टी यहाँ आएगा। तो अब मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देख सकता हूँ CV के साथ, इसीलिए मैंने इस क्वांटिटी को क्या कंसीडर कर लिया, H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB इक्वल्स टू थीटा ई। अब एक इसको मैंने कह दिया, ये जो अज्यूम मैंने किया है थीटा ई H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB, H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB, यानी इस क्वांटिटी को, इसको मैंने थीटा ई कह दिया और इसको मैंने कहा है आइंस्टाइन टेम्परेचर। अब इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहने के दो रीजन हैं। एक तो ये कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी में आया है, उन्होंने इसको थीटा ई से रिप्रेजेंट किया था, और थीटा को जनरली हम टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड रीजन इज दैट कि इसकी जो अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें ना तो वो टेम्परेचर की यूनिट आती है, इसलिए भी इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहा गया है, क्योंकि थीटा ई की जो यूनिट है वो टेम्परेचर की यूनिट है। देखिए कैसे, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ किया है। आप जब थ्योरी वाला पार्ट लिखें एग्जाम में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए ऐसा कहा गया है, बाकी इसका थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ना ही आपको कहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो थीटा ई को हम आइंस्टाइन टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं, ये इसका आंसर है। थीटा ई इक्वल्स टू मुझे पता है कि H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KB है। H क्रॉस को मैं लिख सकता हूँ H बाई 2 पाई, और ओमेगा नोट बाई KB रहा सेम। अब H है प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है जूल सेकंड, ओके। प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है जूल सेकंड। अब ओमेगा नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड आप इसे कह सकते हैं। तो 1 ओवर टाइम पीरियड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। तो यानी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हुई वो हुई ये सेकंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास नीचे बचा है, ये तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं, ये तो न्यूमेरिकल नंबर है। अब KB बचा, KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट है मेरे पास मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड, या आप ऐसे कह सकते हैं मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, या केल्विन सेकंड स्क्वायर, वट एवर यू कैन से, ओके। अपनी सुविधा के लिए आप जैसे भी बोलना चाहें। तो मैंने यहाँ यूनिट रख दी प्लांक कांस्टेंट की, फ्रीक्वेंसी की। 2 पाई की यूनिट में रख नहीं सकता क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर है, और KB यानी बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है हमारे पास उसकी यूनिट मैंने रख दी, और उसकी यूनिट ये है, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, ऊपर बचा जूल, नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, ओके। अब जूल क्या होता है, जूल जनरली हम वर्क की यूनिट या फिर एनर्जी की यूनिट कंसीडर करके चलते हैं। तो जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर वाली यूनिट सेम रही। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिनोमिनेटर वाली सेम रही। अब मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास को किलोग्राम में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, ठीक है, ओवर मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स सेकंड टू द पावर -2 एंड केल्विन इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जो कटने वाली जो क्वांटिटीज होगी, जो इक्वल क्वांटिटीज होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए M और M कितना हुआ, M स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स यानी सेकंड टू द पावर -2, और नीचे मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 एंड केल्विन टू द पावर -1। तो देखिए ऊपर वाली टर्म को चेक कीजिए, मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड टू द पावर -2, मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड टू द पावर -2, ये दोनों फैक्टर हो गए एक दूसरे से केल्विन कैंसिल, और ये बचा मेरे पास 1 ओवर केल्विन इनवर्स, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केल्विन, ये किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। इसी कारण
ये जो थीटा ई है, एक रीजन तो ये है कि आइंस्टाइन थ्योरी का कांस्टेंट था, तो इसलिए इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहा गया, आइंस्टाइन का अपना डिसीजन था। लेकिन साथ ही साथ इसकी अगर यूनिट को कैलकुलेट आप करें तो वो एक टेम्परेचर की यूनिट आती है, टेम्परेचर की यूनिट आती है। और इस कारण भी हम इसको आइंस्टाइन नहीं तो हम इसको आइंस्टाइन कॉफिशिएंट भी कह सकते थे, आइंस्टाइन कांस्टेंट भी कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर कहने का रीजन ये था क्योंकि इसकी जो यूनिट आई है वो टेम्परेचर की यूनिट है, इसी कारण हम इसको थीटा ई को आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस जो ये जो सब्स्टिट्यूशन है एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई के बी, इसकी जगह आप थीटा ई लिखिए इस पूरी इक्वेशन में। तो सीवी का जो फॉर्म आ जाएगा मेरे पास जो है लैटिस हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी 3n के बी, ये वाला थीटा ई बाई टी, इसको मैंने लिख दिया का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी, यहाँ भी मैंने एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी को क्या लिख दिया, थीटा ई, तो ये टर्म बन गई थीटा ई बाई टी, थीटा ई बाई टी। और नीचे एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी, इसको भी मैंने एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी को लिख दिया थीटा ई बाई टी माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे स्पेशल केसेस को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। स्पेशल केसेस क्या होंगे, एक बार मैं इसी स्केल को चेक करूंगा हाई टेम्परेचर पे कितना मुझे रिजल्ट आता है, और एक बार इसी इक्वेशन को, इसी लैटिस हीट कैपेसिटी को चेक करूंगा लो टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर पे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रिजल्ट तो क्लासिकल थ्योरी ने ऑलरेडी दिया है कि जो जितने भी सॉलिड्स हैं किसी भी टेम्परेचर पर, अब जितनी मुझे नॉलेज है उसको ऐसे कहना कि किसी भी टेम्परेचर पर ठीक नहीं है, क्योंकि तब तक तो मैं 1819 में था, 19 में था, अब मैं 1911 में हूँ। तो 1911 में जब मैं था, या उस तरह उस समय की जो साइंस थी उसको ये पता था कि ये जो वेरिएशन है स्पेसिफिक हीट का एट लो टेम्परेचर एंड स्पेशली बिलो देन रूम टेम्परेचर, वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। वो क्लासिकल थ्योरी कुछ एलिमेंट्स वहां ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के घटने के साथ साथ घटती चली जाती है। ये नॉलेज मुझे 1911 में था, ये साइंस को पता था, तो उसी साइंस को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण जो हायर टेम्परेचर थे, मीन्स हायर टू आई मीन दैट कि जो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर थे, उनके लिए तो इस थ्योरी को भी जो रिजल्ट देना चाहिए वो 3R देना चाहिए। लेकिन लो टेम्परेचर को जब मैं कंसिडर करूं तो इस थ्योरी को वो वेरिएशन देना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट, किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती है, ऐसा रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। Okay, so hope so, and let's do some special cases. The first case is here. This is my equation number 5. I use this equation in my following or upcoming discussion. Use this equation, so remember this type of equations. The lattice heat capacity of a solid by Einstein theory is given by 3n kb theta e by t whole square exponential theta e by t over exponential theta e by t minus 1 whole square. This is my equation number 5. Okay, अब मैं स्पेशल केसेस को कंसीडर कर रहा हूं और उसके बेस पर देखते हैं कैसा हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, अब पहले मैं हाई टेम्परेचर बिहेवियर देखना चाहता हूं। तो डेफिनेटली अगर हाई टेम्परेचर बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्लासिकल थ्योरी के कंपैरिजन में रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। जो क्लासिकल थ्योरी में हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। हाई टेम्परेचर बिहेवियर को मैं चेक कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस हैं ये। ओके, मुझे पता है कि थीटा ई मैंने ये कंसीडर करके चला हूं कि एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी। ओके, तो थीटा ई बाई टी क्या हो जाएगा,
इससे भी डिवाइड करो T से, इससे भी डिवाइड करो T से, तो H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हाई हो, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हाई हो, टेम्परेचर ये वैल्यू हाई है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हाई है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हाई है। किससे? न्यूमिनेटर से। टेम्परेचर ज्यादा तो ये पूरा प्रोडक्ट ज्यादा, ये पूरा प्रोडक्ट ज्यादा तो न्यूमिनेटर के कंपैरिजन में ये KBT हमेशा ज्यादा होगा। तो KBT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H क्रॉस ओमेगा नॉट। यानी हाई टेम्परेचर पे हमेशा जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है KBT, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है KBT, ये हमेशा बहुत ज्यादा होगा H क्रॉस ओमेगा नॉट से। या अगर मैं यहाँ टेम्परेचर को तो KB चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, यानी T जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत ज्यादा है H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB। और ये टर्म क्या है? H क्रॉस ओमेगा नॉट बाई KB, ये थीटा E नहीं है। यानी टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा है थीटा E से। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है इस टर्म का T, ये बहुत बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू थीटा E। ये मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 4 को पहले यूज करेंगे, फिर वहाँ से टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे एट हाई टेम्परेचर। लेकिन ये मेथड वैसे तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके ही ये रिजल्ट इवेलुएट कर सकते हैं। आगे अगर टाइम बचा तो मैं बताऊंगा आपको कि आप इक्वेशन नंबर 5 को डायरेक्ट यूज करके भी इस रिजल्ट को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे दैट T हाई टेम्परेचर लिमिट्स में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, देन T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा E। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 4 है जो मुझे एवरेज एनर्जी देती है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की। बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हमने अज्यूम किए हैं, वहाँ बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और उनके एवरेज एनर्जी ये मुझे देती है। उन सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी को ये मुझे देती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी हैव द एवरेज एनर्जी of simple harmonic 1 dimensional oscillator is half H cross omega naught plus H cross omega naught exponential H cross omega naught by KBT minus 1। ये सिंपली वही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब पहले मैं इस टर्म को सोल्व करके बताता हूँ आपको। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT minus 1, इस टर्म को मैं सोल्व कर रहा हूँ और वापस इस टर्म में रखूंगा, तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की इन हाई टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, देखिए, एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT minus 1 ये टर्म है। ये e टू द पावर H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT है। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं e टू द पावर x, जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे वो चलती रहती है सीरीज। तो x की जगह अभी मेरे पास क्या है? H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT minus 1। तो देखिए 1 आया इस फॉर्मूले से, e टू द पावर x का जब एक्सपेंड करेंगे हम तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, तो ये वो वाला 1 है, 1 प्लस x की जगह ये टर्म है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर से x की जगह ये टर्म है, एंड प्लस अप टू ये वाला माइनस है, लास्ट में -1। तो इस प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT प्लस H क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT होल स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू। ठीक है, अब देखिए, मैं ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर लिमिट्स में कर रहा हूँ। ओके, अब आप मुझे बताइए कि KBT टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है, और KB में उसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू और ज्यादा हो गई,
और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, बहुत ज्यादा वैल्यू डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू का जो, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब वापस से आप क्या कर रहे हैं, इस बहुत कम वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। इस टर्म में, सेकंड वाले टर्म में इस बहुत कम वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कम था ऑलरेडी, इसका स्क्वायर और भी ज्यादा कम होगा। जैसे आप 0.6 का स्क्वायर करें, 0.6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, वैसे तो अगर आप 2 या फिर 2 से बड़ी वैल्यूज अगर आप लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं तो आपको बड़ी वैल्यूज मिलेगी। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, 16 का स्क्वायर मिलेगा 256 मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटी वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, छोटी वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, जैसे बिलो देन 1, जैसे 0.6 का स्क्वायर करें तो 0.6 का स्क्वायर होगा कितना, 0.36, विच इज लेस देन 0.6। तो जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनका जब स्क्वायर करते हैं तो आपको और ज्यादा छोटी वैल्यूज मिलती हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यूज है। ठीक है, चूंकि t बहुत ज्यादा है उसमें, फिर उस बहुत ज्यादा वैल्यूज में आपने kb से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और भी ज्यादा हो गया। फिर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है तो इस ओवरऑल टर्म की वैल्यू आएगी बहुत कम। इस बहुत कम वैल्यू का आपने स्क्वायर करे और भी कम हो गई, फिर आपने उसे फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड कर दिया और ज्यादा कम हो गई। तो मैं कंक्लूजन के तौर पे ये कह सकता हूं कि मैं इस स्क्वायर वाली टर्म को यहां से नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज ये बहुत छोटी टर्म है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, सो एज द टेम्परेचर इज हाई, द हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये वाली जो टर्म थी मेरे पास, जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी, इसकी जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नॉट बाई kBt, एंड हियर इज ऑल्सो -1। ओके, एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kBt -1, ये वाली टर्म की वैल्यू आती है मेरे पास h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kBt, h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kBt। तो मैं इस इक्वेशन में इस टर्म की जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये इसको भी यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो एवरेज एनर्जी आएगी 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, ओके, वो कितनी आएगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा नोट, ये वाली टर्म जो कि 2, प्लस h क्रॉस ओमेगा नोट एज इट इज, ये पहले से न्यूमरेटर में था, और ये वाली जो टर्म है, ये मुझे देती है h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kBt। तो यहाँ रख दिया मैंने, h क्रॉस ओमेगा नोट से h क्रॉस ओमेगा नोट कैंसिल हो गया, इस kBt के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास आया h क्रॉस ओमेगा नोट हाफ h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kBt प्लस kBt। ठीक है, ये टर्म मेरे पास, ये kBt ऊपर चला गया। ये एवरेज एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं 3n। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी सॉलिड की हाई टेम्परेचर पे, E इक्वल्स टू 3n इंटू एवरेज एनर्जी। ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी इतनी है और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं 3n, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3n इंटू ई बार। तो यहाँ ई बार से की वैल्यू रखेंगे, 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये कितनी क्या बनेगी ये देख लेते हैं। ये जो टोटल एनर्जी मेरे पास आई हाई टेम्परेचर लिमिट में, वो आई 3/2 n h क्रॉस ओमेगा नॉट आना चाहिए था। थ्री बाई टू एन एच क्रॉस ओमेगा नोट एंड प्लस 3n kBt, यानी इस वैल्यू में सिंपली मैंने 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, 3n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नोट, और 3n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3n kBt। ओके, अच्छा, ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, और मुझे पता है कि जब टोटल एनर्जी मेरे पास होती है तो मैं कैसे फिर स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास टोटल एनर्जी आई हाई टेम्परेचर लिमिट्स में ये जो मेरे पास टोटल एनर्जी आई है, ये इसको मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो रहती है, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सीवी को आप सी भी लिख सकते हैं, सीपी भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन
वांट टू राइट। ओके, तो del E by del T यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एनर्जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो del by del T ऑफ दिस वैल्यू 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। आगे आप नोटिस करेंगे ये जो अजम्पशन थी, क्योंकि अब हम अप्रोक्सीमेटली मिड में हैं इस पूरी हीट कैपेसिटी के स्टडी में, तो ये अजम्पशन बाद में बहुत अलग पड़ने वाली है आइंस्टाइन के लिए। ये अजम्पशन की सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा नोट ही होगी, है ना। ये आगे आप डिवाइस मॉडल में जब स्टडी करेंगे तो तब आप देखेंगे। सो del by del T ऑफ 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस 3 NKBT। आप ये जानते हैं कि ये फिर से कांस्टेंट है और इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। टेम्परेचर वाली टर्म यहाँ है ही नहीं, तो ये कैसे बिहेव करेगी पूरी टर्म? ये ऐसे बिहेव करेगी कि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो वैसे तो स्पेसिफिक हीट में इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर टोटल एनर्जी में आप देखें, टेम्परेचर निकालें किसी भी सॉलिड का, टेम्परेचर के साथ इस सॉलिड की टोटल एनर्जी का वेरिएशन आप देखें और एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आप इस सॉलिड की एनर्जी, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें, तब भी यहाँ जीरो रखने से ये टर्म हो जाएगी वेनिस और ये बचेगा आपके पास टोटल एनर्जी। यानी एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पर भी सॉलिड के पास एनर्जी है, और यही आपको आगे स्पेसिफिक हीट का जो कर्व हम स्टडी करेंगे वहाँ हेल्प करेगा। ठीक है, तो हालांकि CV निकालते हुए ये टर्म जीरो हो जाता है, तो यहाँ स्पेसिफिक हीट के कंट्रीब्यूशन में, तो स्पेसिफिक हीट में तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ टोटल एनर्जी में डेफिनेटली इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, सो del by del T करेंगे 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस 3 NKBT, तो ये टर्म कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। चूंकि इसमें T टेम्परेचर वाली टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो जाएगा जीरो, और जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे 3 NKBT का, तो आप ये जानते हैं 3N और KB। 3N क्या है? नंबर ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट हुए, तो ये हुए कांस्टेंट, और del by del T होगा T का, तो ये दे देगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो CV हम मेरे पास आ गया 3N KB। ठीक है, अब मुझे फिर से कोई क्वेश्चन करे कि आप मुझे N की वैल्यू बताइए, तो आई एम नॉट एबल टू टेल द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट N। क्यों? क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड वैल्यू होता रहता है। तो फिर से अपने सॉल्यूशन को एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हम इसकी मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी कब निकलेगी? 1 मोल, उस सॉलिड के 1 मोल में कितने एटम्स है ये मैं बता सकता हूं, और वो एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, 6.023 10⁻23। ओके, Na हो गया, N की जगह हो गया Na विच इज अवोगाड्रो नंबर, और K भी मेरे पास हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 10⁻23। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। Na और Kb जो मल्टीप्लाई करके देते हैं, मुझे देते हैं वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आएगी जो मोलर हीट कैपेसिटी है इन कैलोरी पर मोल केल्विन। ये यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, यूनिट भी ध्यान रख, तभी 5.96 आएगा, है ना। तो ये होगा, तो विच इज द, ये मोलर हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे मैच करती है जो क्लासिकल थ्योरी ने हमें रिजल्ट दिया था। 5.96 या फिर 3R याद रखें, या फिर 3NAKB याद रखें, वट एवर यू वॉन्ट टू रिमेम्बर, ये बिल्कुल वही रिजल्ट्स हैं जो क्लासिकल थियरी मुझे देती है। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर लिमिट्स में जो क्लासिकल थियरी के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड रहते हैं, बिल्कुल वैलिड रहते हैं।
है ना, क्लासिकल थियरी के जो रिजल्ट हैं बिल्कुल वैलिड रहते हैं। ओके, विच इज द ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लासिकल थियरी। इसी लॉ को हम ड्यूलोंग पेटिट लॉ या जो क्लासिकल थियरी का जो रिजल्ट है उसको भी हम ड्यूलोंग पेटिट थ्योरी या ड्यूलोंग पेटिट लॉ, है ना, CMV=3R, इसी लॉ को हम ड्यूलोंग पेटिट लॉ कहते हैं। और ये रिजल्ट एग्जैक्टली मैच करता है टू द क्लासिकल थियरी रिजल्ट। ओके, तो ये था हाई टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ in accordance to the Einstein's theory of specific heat। ओके, और जो इसका लो टेम्परेचर बिहेवियर है और इस थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ, आई विल मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।